नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई टेंशन, क्योंकि अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर और गहरा होता जा रहा है। ब्रिटेन में डेली नए केसेस के 90,000 तक पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर भारत पर भी ये पैर पसारने लगा है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 100 से अधिक ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। और इस बीच अब नीति आयोग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी केसेस बढ़े तो यहां हर दिन कोरोना के 13 से 14 लाख केस सामने आ सकते हैं। दरअसल देश में 2 दिसंबर को कर्नाटक में एक साथ 2 लोगों के ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी और 20 दिन से भी कम समय में ही ओमिक्रॉन देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। इसके संक्रमितों की संख्या भी 100 के पार हो चुकी है और देश में मिले ओमिक्रॉन के ज्यादातर संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है या फिर वे लोग विदेशों से आने वालों के संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए हैं। लेकिन अभी कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और यही चिंता का विषय है कि प्रमुख वजह यह है कि देश में ओमिक्रॉन फैल चुका है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। वजह ये बताई जा रही है कि जैसे ही विदेशों से यात्री आने शुरू हुए उसके बाद लगातार जो केसेस है ओमिक्रॉन के वो बढ़ते चले गए। इसको लेकर सरकार की भी चिंता बढ़ गई है और सरकार ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसमें सरकार जो है वो एहतियाती कदम सही तरीके से उठाने में कामयाब साबित नहीं हो रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा केस मात्र 20 दिनों में जब सामने आ चुके हैं तो ये जो ओमिक्रॉन है वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता भी दे सकता है। तो आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट का असर और गहरा होना शुरू हो गया है। ब्रिटेन में हालांकि डेली नए केसेस के 90,000 तक पहुंचने के साथ ही इस वेरिएंट के केस भारत में भी अब पैर पसारने लगे हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा कोहराम ओमिक्रॉन ने मचाया है। यहाँ पर एक दिन में 90,000 केस जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं और इसी बीच अब नए वेरिएंट ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 100 से अधिक ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी कि बात अगर करें कि जो लोग विदेशों से ट्रैवल करके आए हैं वो अगर संक्रमित हो रहे हैं तो अब बात वहां तक नहीं रह गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी संक्रमित पाए गए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी कि वो संक्रमितों की चपेट में आए थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब ओमिक्रॉन जो है वो फैलने लगा है और इसके फैलाव की वजह से ही लगातार चिंता सरकार की बढ़ती जा रही है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका एनबी न्यूज पर। और इसी के साथ सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी एनबी न्यूज पर। कुछ देर में हमारे साथ मकसूद खान नेता कांग्रेस से भी जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। फिलहाल सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी खेमचंद शर्मा जी। लगातार कोरोना जो है उसका अब नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी के बढ़ने की वजह से चिंता आप देखिए कितनी बढ़ गई है। लगातार ब्रिटेन की बात करें तो 90,000 एक दिन में केस सामने आ रहे हैं और अगर भारत में ऐसा ना हो इसके लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, मोदी सरकार पूरी तरीके से इसमें एक्शन में है। आपने देखा होगा मोदी जी ने जिन जिलों में भी थोड़ी भी जो इंक्रीमेंट हो रहा है कोरोना के केसेस में वहां पे सख्त निर्देश दिए हैं कि आपको नाइट कर्फ्यू लगाओ और अपनी जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर लो और जो मास्क लगाने का प्रक्रिया है, मास्क लगाना उसको कंपलसरी करना है, उसको पुश करना है। वैसे ही बड़े बड़े शहरों में जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और सारी स्टेट गवर्नमेंट को वार्न कर दिया है, उनको कह दिया है कि आपको सतर्क रहना है और जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम लोग देंगे।
और इंटरनेशनल ट्रेवल जितने भी आ रहे हैं, ट्रेवलर्स जितने भी आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों पूरा वार मोड पे चल रहा है। किसी को भी बिना टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के छोड़ा नहीं जा रहा है कि कहीं वो ऐसा व्यक्ति ना आ जाए कि जिसको कोरोना पीड़ित हो और वो कोरोना फैलाए। तो सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है और प्रभु की कृपा से और मोदी जी की जो आप कह सकते हैं उनकी दृढ़ता है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेजी से हुआ है और बहुत तेजी से अभी भी चल रहा है। तो लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद मैं आपके टीवी के माध्यम से सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग भीड़ भाड़ को अवॉइड करें, मास्क लगा के रखें, क्योंकि यूरोप में जब ये फैल रहा है, यूरोप में भी वैक्सीनेशन हुआ है और हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इस बीमारी का कुछ पता नहीं, नया वेरिएंट जो आता है किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से इफेक्टफुल होगा, किस तरीके से हमारे शरीर को खराब करेगा। तो जो सावधानी है उसको बरतते रहें, सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, वैक्सीनेशन भी करा रही है, तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है और जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर दिया गया है। हर जो जिला हॉस्पिटल से उनको ऑक्सीजन से इक्विप कर दिया गया है। जितनी भी दवाइयाँ जो होती हैं, अभी तक जो दवाइयाँ रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं, उनकी भी पूरी तरीके से तैयारियाँ हैं। सरकार अपनी ओर से सतर्क है, तैयार है, लेकिन जो लोगों में थोड़ा सा ढीलापन आ गया है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपको टीवी के माध्यम से उसको पुनः जो जिस तरीके से हम 4-5 महीने पहले कोरोना के नियम को अच्छे तरीके से पालन कर रहे थे, वैसा ही करें तो हम सबके लिए लाभकारी होगा। सर्वेश्वर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से जो मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है, लेकिन इन तैयारियों के बावजूद भी आप ये देखिए कि अब जो लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। यानी कि ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं फैल तो चुका है। जब 20 दिन में, मात्र 20 दिन में 100 केस आ रहे हैं, तो ये तीसरी लहर को भी तो उसका कारण बन सकता है ओमिक्रॉन। देखिए मुस्कान जी, आपने सही कहा। खेमचंद शर्मा जी ने कहा कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अकेले सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि जो बाहर से अभी यात्रा करके आए वो गायब हो जा रहे हैं। अगर उन्होंने टेस्ट भी करवाया एयरपोर्ट पे, उसके बाद विदाउट रिपोर्ट का वेट किए वो अपने अपने गंतव्य जगह पे चले जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जिस वे में जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं, वहां पे इसके फैलने की संभावना हो गई है और इन्हीं सबों का ध्यान रखना होगा। हमें मतलब भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सरकार अपने लेवल से तैयारी कर रही है, लेकिन अभी रिसर्च में हमने सभी जान रहे हैं, वो भी कह रहा है कि यह डेल्टा जो वेरिएंट था उससे भी दुगुनी तेजी से ये स्प्रेड होता है, मतलब लोगों में एक से दूसरे में ये फैलता है। तो इसका हमें खास ध्यान रखना होगा और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि भारत में वैक्सीनेशन तो बहुत मास लेवल पे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो जिम्मेदार नागरिक है, अगर कोविड जो प्रोटोकॉल है, जो भी नियम है, उसका पालन करें तो हम इसको मतलब इस पे भी विजय पालेंगे। लेकिन वही सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि आपने भी कहा कि फैल चुका है। हाँ, कल मतलब सब जो अभी तक का जो डेटा है उसमें टोटल 145 केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए गए और तेलंगाना में सबसे ज्यादा कल रिपोर्ट हुआ है। इवन आप दिल्ली में भी देख लीजिए तो 86 न्यू कोविड के केसेस कल रिपोर्ट हुए हैं। तो यह बहुत ही एक चिंताजनक है। इसमें जैसे सेकेंड वेरिएंट में जो हमारी स्टेट की जो हेल्थ व्यवस्था थी वो चरमराई नजर आई, तो उससे सुधार लेते हुए चारों तरफ तैयारियां पूर्ण है। लेकिन तैयारियां पूर्ण तभी मानी जाएगी जब हर एक देश का नागरिक इसमें भागीदार होगा, अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अगर बाहर से कोई ट्रेवल करके आता है तो ये उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आ जाए तभी कहीं अपने गंतव्य स्थान पे वो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाठक साहब अगर हम जनता पर छोड़ देंगे तो फिर हम हमारी सरकारों का काम क्या हुआ? सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए ना, सरकार को इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि समय से ही ये फ्लाइट जो है वो बंद ही कर दी जाती। हम शुरुआत में अगर ये चीज झेल लेंगे कि थोड़ा नुकसान हो जाए तो बाद में हमें हमारे देश के लोगों की जानें तो नहीं गंवानी पड़ेंगी ना।
देखिए मुस्कान जी, जिस मतलब देशों में से ज्यादा फैला है, जैसे साउथ अफ्रीका और भी कुछ देशेज हैं, उनके फ्लाइट पूरी तरह बंद है। हाँ, यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्री के फ्लाइट नहीं बंद है। तो सरकार ने एहतियात के तौर पे तो पहले ही उन फ्लाइट्स को रोक दिया है, लेकिन पूरी तरीके से फ्लाइट रोकना अभी कोई ये नहीं होता है। सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर वो पूरी तरीके से हर एक देश के साथ फ्लाइट बंद कर दे, क्योंकि हमें इससे बचाव करना है। और अगर ये फैलेगा तो बहुत ही युद्ध स्तर पे फैलेगा, क्योंकि ये जो अगर 2 वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों डोज, उनमें भी यह पाया जा रहा है। अभी देखिए यूएस में भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है और साथ ही साथ यूके में। तो सरकार को अपने उस पे नीति निर्धारण में देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वो पूर्णतया बैन कर दे सारे फ्लाइट्स को, या फिर जिस जिस देशों में ज्यादा फैला है वहां के फ्लाइट्स पे पाबंदी लगाया जाए। और जैसा कि सरकार तो अपने लेवल पे करेगी ही, लेकिन बार बार ये चीज आ रहा है, मैं अगर ट्रेवल करके आ रहा हूँ दुबई से या कहीं से, तो ये मेरी होलसेल जिम्मेदारी है कि मैं पहले टेस्ट करवाऊं और टेस्ट का रिपोर्ट आए तभी हम अपने गंतव्य जगह पे जाएं। नहीं तो आप सोचिए, वहां से निकल के हम टैक्सी में बैठेंगे, फिर दूसरी फ्लाइट लेंगे, उन फ्लाइट के जो भी हमारे सहयात्री बैठे होंगे उनको भी हम इंफेक्टेड करते हुए चले जाएंगे, साथ ही साथ अपने घर पे। तो यह होल एंड सोल जो जनरल पब्लिक आ रही है, सरकार को भी सख्ती बरतना होगा कि अगर एयरपोर्ट पे आ रहा है तो उनको दिशा निर्देश जाए, नहीं आपको बैठना पड़ेगा, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी आप यहाँ से निकल नहीं सकते। खेमचंद शर्मा जी। जी, आपने सुनी ये तमाम बातें। खुद पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ पाठक साहब, वो भी ये बातें कह रहे हैं। ये जो फ्लाइट्स की वजह से जो ओमिक्रॉन जो देश में आना शुरू हुआ, उसको हम बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये शायद हाफ ट्रूथ है। अभी फ्लाइट से इंटरनेशनली जितने भी ट्रेवलर उनकी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है। कुछ ट्रेवलर कुछ सिटीज में ऐसा हुआ कि बिना ट्रेसिंग के निकल गए, उनको ट्रेस किया जा रहा है और उनको यही तो बात है ना कि कुछ लोग बिना ट्रेसिंग के निकल गए, अब वही लोग बाकी लोगों के साथ मिलकर ओमिक्रॉन फैला रहे हैं देश में। नहीं, देखिए बात क्या है कि जब ये संज्ञान में आया उसके तुरंत बाद जो सरकार ने इस पर सख्ती करी और स्टेट सरकारों ने भी सख्ती करी। जैसे महाराष्ट्र, हैदराबाद, मतलब तेलंगाना का बता रहे, कुछ जगह कुछ केसेज हुए, लेकिन सरकार और जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपनी ओर से पूरा काम कर रही हैं। और इंटरनेशनल जो ट्रेवल है उस पर बैन जो है जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। और मैं आपको आश्वस्त करूँ, ऐसा नहीं है, कुछ जगह थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन चीजें कंट्रोल में है और मेरे को पूर्ण आशा है कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहेगा और हम लोग इस महामारी पे कंट्रोल में रखेंगे अपने आप को। और हमारी जो जिस तरीके से दूसरी लहर में समस्या आई थी वैसी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ अनुज तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मैं आपसे जानना चाहूंगी तमाम चीजें। ओमिक्रॉन लगातार फैलता जा रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो बाहर से ट्रैवल करके नहीं आए हैं, वो लोग भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन इसमें सरकार को एहतियाती कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर इस तरीके से लोग आते रहे, बिना टेस्टिंग के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ओमिक्रॉन फैल रहा है, 20 दिन में 100 केस आना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि सीधे तौर पर हम तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल मुस्कान, जो ओमिक्रॉन की हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने कोरोना काल में डेल्टा वेरिएंट देखा, फिर उसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट देखा, और दोनों ही वेरिएंटों का जिस तरह से देश के ऊपर हाल पड़ा था, जनता इस तरह से बेहाल हो गई थी, शमशान घाट में शव जलाने तक की स्थितियां नहीं थी। देर रात तक हमारी संस्कृति में जब कभी भी देर रात होती है तो शवों को नहीं जलाया जाता है। ऐसा भी दृश्य हम लोगों ने इस समय पर देखा था कोरोना की दूसरी लहर के अंतर्गत। अब तीसरी लहर में जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ गया है, कहीं ना कहीं देश के अंदर ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम लखनऊ की भी बात करते हैं तो 4 महीनों के बाद एक साथ 13 केसेस पाए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बहुत ही गंभीर चिंताजनक विषय का कारण बन सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसकी रोकथाम की, तो रोकथाम तो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही मुस्कान। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देख रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियां, आप देखिए लगातार राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रम कर रही हैं, लोगों की भीड़ जुटा रही हैं, और उस भीड़ में किसी भी तरह का कोरोना का कोविड प्रोटोकॉल नहीं लागू हो रहा है। ना ही लोग वहां पर मास्क लगा के जा रहे हैं, ना ही 2 गज की दूरियों का डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन की दशा होगी, हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो तो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं
कि जो दूसरी लहर है वो तीसरी लहर के अपेक्षा, क्षमा चाहूंगा, जो तीसरी लहर है वो दूसरी लहर की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टीकाकरण कराया जा चुका है। लेकिन जो टीकाकरण नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए बात करते हैं अगर टीकाकरण की, तो ये मानक दिखाए जा रहे हैं कि 85% लोगों को, वयस्कों को टीकाकरण किया गया है, जबकि 55% जो वयस्क हैं उनको दोनों खुराकों का टीकाकरण करा दिया गया है। लेकिन रेस्ट ऑफ जो बंदे हैं, जो रेस्ट ऑफ लोग हैं, जो पीसेज लोग हैं, वो अगर उस रैली में आते हैं, शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं फैलेगा ही फैलेगा, और देश तब उसको उस स्थिति को कैसे देखेगा। और खासकर तब जब चुनावी माहौल चल रहा है, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन के जितने भी मंत्री हैं या संघ के लोग हैं, ये सभी लोग उस जगह पर शामिल हो रहे हैं। तो अगर ये स्थितियां आती हैं तो इसको कैसे संभालेंगे? क्या इसके लिए कोई चिंतन किया गया है? क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम अभी तक लागू किया गया है? क्या जनता को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से कोई इस तरह के आयोजन या कार्यक्रम लागू किए गए? एक बड़ा प्रश्न शामिल होता है। मुस्कान, बिल्कुल, ये बातें बहुत सही है अनुज, और मैं जानना चाहूंगी आपसे, खेमचंद शर्मा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। अनुज की बातें आपने सुनी है, वो बता रहे हैं और हम चीजें देख भी रहे हैं, तस्वीरें, चाहे जहां पर भी, सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है, बात कांग्रेस की भी है, बात आम आदमी पार्टी की भी है, बात हर उस पार्टी की है जो चुनावी रैली इस समय कर रही है। चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हर जगह पूरे तरीके से राजनीतिक रैलियां हो रही है। क्या ये टाली नहीं जा सकती क्या? खेमचंद शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ, इसी सवाल के साथ पाठक साहब आपके पास में आना चाहूंगी। ये जो राजनीतिक रैलियां हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये इस समय इतनी जरूरी है, और लोगों की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं होंगी ये रैलियां। देखिए मुस्कान जी, आपका कहना सही है कि राजनीतिक पार्टियां जो भी अभी चुनावी रैली हो रही है, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उसमें उसके सटे उत्तराखंड है, फिर पंजाब है, फिर आपका उधर गोवा और मणिपुर है। तो राजनीतिक पार्टियां अगर चुनावी रैली कर रही है तो उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जो वैक्सीन लगा के आए हैं, क्योंकि इनके पार्टी के लोग होते हैं जो भीड़ का नियंत्रण करते हैं, साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ उसमें आए, लोगों का टेम्परेचर चेकिंग किया जाए, और सबसे जरूरी जो है मास्क। और इनको मतलब मंच से ही जो भी, जैसे माननीय मोदी जी भी जा रहे हैं या जो भी नेता जा रहे हैं, वो लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप अपना मास्क इस रैली में ना उतारें, मास्क लगाए रखें और परस्पर दूरी बनाए रखें। ये कहना है कि ये जो दवाइयां है ना, जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, वो भी असर नहीं कर रही हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट पर, उसके बाद भी हमें बूस्टर डोज लेने की जरूरत है, ये तमाम चीजें हैं। तो अभी के लिए ये रैलियां इतनी जरूरी नहीं लगती हैं जितना अभी फिलहाल इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव है, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन अगर तीसरी लहर आई तो शायद ये चुनाव भी टल जाए। आपका कहना सही है। जैसे हमने देखा था कि दूसरी लहर के समय में बंगाल था और में चुनाव हो रहे थे, और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां होती है अपना जमीन तैयार करने के लिए 2-3 महीने से पहले लग जाते हैं। और यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो चाहे बीजेपी हो या वहां की दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टियां, वो रैली पे रैली कर रही है। इन बातों का जरा ध्यान रखना होगा। और मेरे को लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट्स और स्टेट हेल्थ रिपोर्ट को देख के सरकार जरूर न कुछ अपनी रणनीति बनाते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रैली से थोड़ा सा बचना होगा। अगर आप वर्चुअल रैली करो, वहां पे लोगों को, जैसे बंगाल चुनाव जब आधा हो गया था तब कुछ पार्टियों ने, इवन बीजेपी ने भी वर्चुअल रैली के द्वारा लोगों को संबोधित किया था। तो अगर हम इसको पहले ही कर्व कर लेंगे ओमिक्रॉन को फैलने से, तो हम वो स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। और एक चीज और आपको बता देता हूं कि कल ही पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट भी आई है कि जो वैक्सीन की वेस्टेज हुई है उसमें एमपी, मध्य प्रदेश सबसे टॉप नंबर पे आया है, फॉलोड बाय यूपी, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, और फिर आपका राजस्थान तीसरे नंबर पे है। तो यह भी सरकार को देखना होगा, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ वैक्सीन की उपलब्धता बहुत हुई है। लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं?
तो सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा और यह आम जनता का भी दायित्व बनता है। आखिर इतने वैक्सीन क्यों हो गए? पहले आपको हमको सबको पता होगा कि विरोधी पार्टियां चिल्ला रही थी कि वैक्सीन कहाँ है। अब वैक्सीन की वेस्टेज हो गई है इवन बीजेपी शासित प्रदेश में। तो यह भी चीजें देखना होगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन का प्रभाव है, अगर आप डबल वैक्सीन ले रखे हो आपको अफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत कम हो रहा है। तो वैक्सीन लगाने से बचाव हुई है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मुझे ओमिक्रॉन हो गया तो मैं क्यों वैक्सीन लगाऊं। उससे आपका बहुत बचाव हो रहा है। इस बात को आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को बताना चाह रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो जल्द से जल्द जाके फर्स्ट डोज ले और उसके बाद दूसरे डोज की मतलब प्रतीक्षा करें। ठीक है अनुज, आपके पास मैं आना चाहूंगी। हम राजनीतिक रैलियों की बात कर रहे थे, राजनीतिक मुद्दा अगर उठाया है तो देखिए जिस तरीके से आप पंजाब में भी राजनीतिक रैली, आज खुद केजरीवाल पहुंच रहे हैं पंजाब में, चंडीगढ़ में कल, और आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री कल ही पहुंचे हैं और आज भी कई रैलियां हैं और छह जगह से तो जन विश्वास यात्राएं निकल रही हैं बीजेपी की, और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। अगर ये नहीं रुकती है तो उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल देखिए अभी अभी हाल ही में गाजियाबाद से 3 मामले और नोएडा से कुछ मामले सामने आए थे ओमिक्रॉन के। ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और तीसरी लहर को न्योता तो होगा ही, उसके बाद सरकार की भी चिंताएं बढ़ेगी और आम जनता की भी। जी बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रही हैं। देखिए ओमिक्रॉन की हम बात तो करते हैं, हम जमीनी धरातल पे ओमिक्रॉन को बात करते हैं, ओमिक्रॉन की चर्चा करते हैं, ओमिक्रॉन की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो कोई भी लीडर, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी बात है। देश एक ऐसे दौर से गुजरा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी थी। पिछले कई वर्षों की हम बात करें तो बड़े बड़े विशेषज्ञों, बड़े बड़े जानकार लोगों ने ऐसे दौर को देखने के लिए मना कर दिया था कि हमने कभी ऐसा समय नहीं देखा कि लोगों को कंधा देने के लिए खुद उनके परिजनों को भी समय नहीं मिलता था। मतलब उनको परिजनों से उनको दूर कर दिया जाता था। घर का व्यक्ति मर गया है, मृत्यु हो गई उसकी, और घर के ही लोग उसको कंधा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा दौर हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि दवाओं के लिए लोग होड़ लगाते थे। ऑक्सीजन जो एक मानक होता है और एक ये कह सकते हैं कि बगैर ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, उस ऑक्सीजन की भी स्थितियां हमने देश में देखी कि लोगों को सड़कों पर लाइन लगा लगा करके अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी। घर के गहने बिक गए लेकिन ऑक्सीजन फिर भी नहीं मिली। अगर हम उसकी बात करके अब हम ओमिक्रॉन की बात करते हैं और हम वो संवेदनहीनता दिखाते हैं तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तब जबकि एक तरफ ओमिक्रॉन की बात हो रही है और एक तरफ राजनीति हो रही है। देखिए प्रदेश की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी हाल फिलहाल वाराणसी का दौरा किए थे। इसके अलावा कांग्रेस से सोनिया गांधी ने भी अभी दौरा किया था अमेठी का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सपा समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा भी चल रही है। साथ में ओवैसी की भी यहाँ पर एक कार्यक्रम अपना अभी किया गया था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एकदम इग्नोर किया जा रहा है, जबकि अगर हमें बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन आया तो एक बहुत बड़ा बम फटेगा पूरे देश के लिए, जिसको संभालना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत ही संगठित प्रदेश है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अगर हम बात करते हैं प्रदेश के राज्यों की, तो देखिए आरटीपीसीआर की जांच, एक बात कही जाती है कि आरटीपीसीआर की जांच ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जो भी रेलवे हैं, जो भी रेलवे स्टेशन हैं, बड़े बड़े महानगरों के रेलवे स्टेशन हैं या ऐसे जो भी बस स्टैंड है, वहां पर आए हुए यात्रियों की आरटीपीसीआर होनी चाहिए। लेकिन अभी भी जमीनी धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है मुस्कान। जनता आ रही है, जा रही है, बिना प्रोटोकॉल के लोग वहां बैठ रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, शादी विवाह के समारोह चल रहे हैं, घर में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। इसके अलग हम बात भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि नीति आयोग ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेताया था। नीति आयोग ने खुद ये बात बताई थी कि अगर ब्रिटेन या फ्रांस जैसे हाल हुए तो 13 से 14 लाख केस एक दिन में आएंगे, यानी कि फिर से हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो कहीं ना कहीं फिर से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल मुस्कान, कम्युनिटी स्प्रेड तो हो ही चुका है, शुरू हो गया। क्योंकि अगर जिस तरह से केसेस देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं लखनऊ की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कल 13 केस मिले एकदम से, जबकि 4 महीने में कोई भी केसेस लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ओमिक्रॉन के नहीं देखने को मिले थे। लेकिन कल की जांच में जो 13 लोगों के वेरिएंट आए उसमें 13 लोगों के ओमिक्रॉन के वेरिएंट पाए गए हैं। तो एक ही चिंता का विषय, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि वो 13 लोग जो है वो इन्फेक्टेड हैं और वो तो खाली जांच में आए थे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस जांच में नहीं शामिल हो पाए हैं और उनका भी खुलासा नहीं हो पाया है।
जिनकी जांच की चर्चा ही नहीं करी जाए। देखिए जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कोरोना का जो डाटा निकला था, जो डेटा निकला था, कितने लोग उसमें इन्फेक्टेड थे, कितने लोग नहीं इन्फेक्टेड थे, तो बाद में जांच में पाया गया था कि जो मौतें हुई थी कोरोना में, उनकी पूरी सही जांच और सही लेखा जोखा नहीं रखा गया था सरकारी कागजों में। बाद में खुलासा हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ओमिक्रॉन के साथ भी यही स्थितियां उत्पन्न हो जाए कि वास्तविकता कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, और जबकि हो कुछ और रहा है। बिल्कुल अनुज, ये बात अब बहुत सही कही है आपने कि ये दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ हो रहा है। ये चीजें भी अब सामने आ सकती हैं क्योंकि हमने देखी है तमाम लहरें, हमने पहली लहर भी देखी, दूसरी लहर भी देखी, और उन चीजों को देखने के बाद हम नहीं रुक सकते। अब यहाँ पर बातचीत इस पर जरूरी है और समय रहते अगर हम तमाम चीजें, तमाम प्रक्रियाएं अपना लें तो शायद हम तीसरी लहर से भी बच सकते हैं। खेमचंद शर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद है। खेमचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? खेमचंद शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क उनसे टूटा हुआ है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। पाठक साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। तमाम बातें आपने अनुज की सुनी है और ये बातें वाकई बहुत गंभीर है। हमें समय रहते हमारा, क्योंकि देखिए हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हमारा है देश का, वो कहीं ना कहीं धीमा है और ये मानने की जरूरत भी है। अगर हम समय रहते ये तमाम चीजों को, तमाम प्रक्रियाओं को अपना लें तो शायद हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। देखिए मुस्कान जी, सही कहा आपने और इवन अनुज जी ने भी सही बोला कि अभी हमें जो है महत्व इतिहास बरतने होंगे जिससे कि हम इस ओमिक्रॉन को रोकने में कामयाब होंगे। इसमें सरकार को सख्ती से पालन करना होगा, नियम बनाने होंगे जैसे कि उन्होंने पहले भी किया था। और इस साथ ही साथ मैं बार बार कहता हूं कि जनरल नागरिक, स्थानीय लोग जो लोग हैं, उनका भी दायित्व होना चाहिए। अगर हम यूपी की ही बात कर ले तो यूपी की जो जनसंख्या है वो 23 करोड़ के आसपास है और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, अगर 10 लोगों में किया जाए कि फुल्ली वैक्सीनेटेड कौन है तो यूपी से आते हैं लोग। तो और यहाँ पे करीब 9 करोड़ लोगों को या तो एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन लग चुके हैं, लेकिन टोटल वैक्सीन लगाने वालों की संख्या 15 करोड़ से भी ऊपर है। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा और वैक्सीन यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जैसे हम एक एक दिन में करोड़ करोड़ वैक्सीन लगाए तो दुगुनी गति से और इसकी मतलब वैक्सीन लगाने का काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी कड़ाई के नियम हो, सरकार, जैसे आप अगर कहीं भी अभी मार्केट में चले जाओ, बहुत सारे लोग आपको बिना मास्क के मिलेंगे। अब हर एक व्यक्ति पे सरकार कड़ाई तो नहीं कर सकती ना, आप ही बताओ। ये तो जनरल आम जनता का दायित्व है। या तो जो दुकानदार है उनको सरकार ये दे इंस्ट्रक्शन दे कि अगर कोई विदाउट मास्क लगाए आपके दुकान में इंटर करता है तो आप उसको इंटरटेन ना करो। लेकिन वो दुकानदार भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इससे उसकी मतलब बिजनेस चली जाएगी। तो जो भी हो, सरकार की अगर कुछ फेल्योर है या वो ढीली है, अभी इस पे सख्त नीति नहीं अपना रही है, लेकिन हम जो जनता है वो भी हम पूरी तरीके से बेखबर हो चुके हैं भारतवर्ष में कि नहीं अब तो कोरोना चला गया, अब उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। लेकिन ये हर एक, मैं बार बार यही कहता हूं कि हर एक नागरिक का दायित्व है। अगर सरकार अभी ढीली पड़ी हुई है तो हम क्यों उससे बचे रहें? हम बाहर जहां भी निकले बिना मास्क के नहीं निकले, अननेसेसरी कहीं भीड़ वाले जगह पे नहीं जाएं। और सरकार को चाहिए कि सख्ती का पालन शुरुआत में ही कर दे जिससे कि उनको बाद में पछताना ना पड़े, या मतलब इसका ये ना हो कि हमने समय रहते काम नहीं किया और फिर उनको विरोध न झेलना पड़े कि आपने समय रहते काम क्यों नहीं किया। जैसे कि अनुज ने भी बताया कि लखनऊ में ये सबसे ज्यादा केसेस 11 कल मिले। उसी तरह आप तेलंगाना देख लीजिए, जो भी केसेस आ रहे हैं उनकी ट्रेवल इंटरनेशनल हिस्ट्री है, तभी ये केसेस हो रहे हैं। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रैवल हिस्ट्री जो लोगों की है वो संक्रमित पाए जा रहे हैं तो इतनी चिंता का विषय नहीं होता क्योंकि वो बाहर से आए हैं। लेकिन अब वो लोग भी संक्रमित पाए जा रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि ओमिक्रॉन तो फैलने लगा ना। अब सही कहा ना मुस्कान जी की, जो ट्रेवल हिस्ट्री लेके आया और उसने जांच छुपाए, अगर जांच हुई और जल्दी से भाग गया तो वही जो स्प्रेड होता गया है, उसी से जिनकी भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है उनमें भी यह व्याप्त होता जा रहा है।
अब कर्नाटका में एक डॉक्टर थे, उन्होंने दोनों वैक्सीन ले रखी थी और उनमें भी यह पाया गया। लेकिन वही बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले रखी है उनमें ओमिक्रॉन का प्रभाव, वो असर कम हो रहा, माइल्ड हो रहा है, और ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं है अभी तक, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन इनकी जो फैलने की क्षमता है उससे भी दुगुनी है। अभी यूके में देखिए कि किस कदर वहां मतलब फैल रहा है। इवन नीदरलैंड ये सब पूर्णतया प्रतिबंध अपने देश में लगा दिया गया है। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि अभी यहाँ पे समय रहते ही कड़ाई से नियम पालन करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत जगह बंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद है, जो देश प्रभावित है सबसे ज्यादा वहां से फ्लाइट शुरू से ही बंद था। लेकिन और भी जो यूरोपियन कंट्री है जहां ये फैल रहा है, यूएस, यूके, फ्रांस वगैरह, वहां के भी फ्लाइट्स पे कुछ समय के लिए, मान लीजिए ये बैन 1 महीने तक के लिए लग जाए तो ये स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। हम सभी ने देखा है कि 2 महीने से ज्यादा मतलब वो जो डेडली प्रभाव होता है वो नहीं रहता है, और हम बस अगले 1 महीने तक इंटरनेशनल फ्लाइट गवर्नमेंट बंद करे तो जो फैल चुका है देश में उसको हम कर्व करने में बहुत ही अहम योगदान होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम बात है। हालाँकि हमारी आधी आबादी जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात इसको कैसे कहेंगे जब हमारी ये जो वैक्सीन्स हैं, ये कारगर ही साबित नहीं हो रही। अनुज, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूँगी। वैक्सीन्स जो हैं, वो अब इसी ओमिक्रॉन पर कारगर साबित नहीं हो रही है। क्या अब जिस तरीके से डॉक्टर्स ये बातें बता रहे हैं कि इससे भी लोगों को ज़्यादा असर अब नहीं हो रहा है, ओमिक्रॉन का असर लोगों पर दिख रहा है दोनों वैक्सीन के बाद भी, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि दोबारा एक बार फिर से वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी? जी मुस्कान, ये एक बहुत चिंता का विषय है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब हम बात इस समय पटल पे बैठ करके कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना में सबसे पहली जो डेल्टा वेरिएंट का लहर आई थी, तो विशेषज्ञों को ये नहीं जानकारी मिल पा रही थी कि किस तरह से इसका तोड़ निकाला जाए। उस समय तक वैक्सीनेशन की केवल चर्चाएं होती थी, कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी कि किस तरह की वैक्सीन बनाई जाएगी और कौन सी दवा इस पर्टिकुलर डेल्टा के ऊपर इफेक्ट करेगी। थोड़ा सा ये उस पर आगे बढ़े तो पता चला कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग दूर करिए और मुंह में मास्क लगाइए, और तो इस कारण से कोरोना से बचा जा सकता है। अगर हम पहली यानी कोरोना का दूसरा जो दौर देखा गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट हमने देखा। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में कुछ समय के बाद देखने को मिला कि मरीजों के अंदर ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने के कारण मरीज मर रहे हैं, और डेल्टा प्लस का एक समस्या रहा कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरत थी मरीजों के लिए। तो उस समय ऑक्सीजन की एक भीड़ लग गई, लोगों के अंदर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से एकत्रित करके कुछ लोग ब्लैक मार्केट में भी ऑक्सीजन एकत्रित करने लगे, स्टॉपेज करने लगे, जिसके कारण से मार्केट के अंदर ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होने लगी और जरूरतमंदों को वो ऑक्सीजन नहीं मिली। अब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन की। देखिए, ओमिक्रॉन में विशेषज्ञों को इस समय सबसे बड़ी एक जरूरत है कि इसका गहनता से अध्ययन किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला डेल्टा वेरिएंट में अलग चीजें थी, डेल्टा प्लस में हमें ऑक्सीजन की समस्या देखने को मिली, ऐसा तो नहीं ओमिक्रॉन में कुछ एक नई चीज की आवश्यकता पड़ सकती है। बिल्कुल। तो उस चीज की हम पहले से ही तैयारी करके रखें। क्यों हम दूसरी लहर और तीसरी लहर की हम बात करते हैं, क्यों हम पहली लहर की बात करते हैं? हमारे सामने जो समस्या है ओमिक्रॉन की, हम उस पर गहनता से अध्ययन करके उसके निवारण की बात करें, हम उसके लिए समस्या खोजें। हम बात कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीन काम कर रही है, हमारी वैक्सीन काम नहीं कर रही है, ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है मुस्कान की ओमिक्रॉन से बचाव कैसे किया जाएगा? क्या केवल 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी स्लोगन काम करेगा? क्या ऑक्सीजन वाला प्रॉब्लम मास्क काम करेगा? हो सकता है ओमिक्रॉन कुछ नया लेके आया हो। क्या इसके लिए देश के विशेषज्ञ, देश की जनता, देश की सरकारें और देश के जिम्मेदार लोग तैयार हैं? वही अगर हम बात करते हैं मुस्कान, तो नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल जो एक समिति है, उसके जो प्रोफेसर डॉक्टर विद्यासागर जी है, उनका ये कहना है कि जो तीसरी लहर है वो तीसरी लहर दूसरी लहर से कम होके आएगी। ये सब एक मानक है, लेकिन अगर ये पहले अपनी चरम सीमा पे आ गई तो इसको संभालने के लिए क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, क्या चिंतन किया गया है मुस्कान? बिल्कुल, ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है जी खेमचंद शर्मा जी।
फिलहाल हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ दोनों लोग अभी भी मौजूद हैं। हम बात इसी बारे में कर रहे हैं कि ये जो चुनावी रैलियां हैं, चुनावी मौसम में जब कोरोना इस तरीके से फैल रहा है, ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात बात कांग्रेस की भी है, बात आम आदमी पार्टी की भी है, बात हर पार्टी की है। क्या ये चुनावी रैलियों को टाला नहीं जा सकता क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और वो भी मास्क लगा के रहें। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, ये बात जो आपने कही है, इसको लेकर मैं लौटूंगी आपके पास। पाठक साहब, अनुज पहले आपके पास आना चाहूंगी। खेमचंद शर्मा जी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की जो भी पॉलिटिकल रैलियां हैं, उसमें हर एक शख्स को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा है और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बिना पालन किया है। हमने देखा है कल किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कार्यक्रम हुआ तो खचाखच भीड़ भरी थी, बहुत खचाखच। चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन लगा लीजिए या फिर अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, उस समय में तमाम चीजें जो है वहां पर भीड़ किस तरीके से देखी गई थी और किसी ने भी, खुद प्रधानमंत्री ने वहां पर मास्क नहीं लगाया था और किसी की तो बात ही क्या करें। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए अंचल जी जो भी कह रहे हैं वो तो सब पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपने रैलियों में लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बोलते हैं। मैं केवल विशेष राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कोई एक व्यक्ति विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ना कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, ना ही मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ना मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये जो बातें बोलते हैं कि हम अपनी पार्टी में जब कार्यक्रम करते हैं या रैली करते हैं तो जनता को बोलते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। आप बोलते तो हैं, आप उसको बोलने के बाद उसको जमीनी स्तर पर निपटा करते क्यों नहीं है? देखिए राजनीतिक पार्टी तो बिल्कुल वही डर रहा होगा। हमने वादे कर दिए कि हम यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक पुल बनवा देंगे। साहब ये तो आपकी बातें हो गई, क्या आपने कभी नींव रखी? आपने कभी कोशिश करी? आप ये बिल्कुल हवाई बातें हैं मुस्कान। लोगों को एक साथ इकट्ठा करना इनका एक मूल मंत्र होता है। लोगों को इकट्ठा करके अपनी बातों को कहना इनका मूल मंत्र होता है। लोगों के बीच में इसका क्या असर पड़ेगा? कोरोना किस तरह फैलेगा, ओमिक्रॉन किस तरह फैलेगा, डेल्टा प्लस किस तरह फैल चुका था, इसका इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल बातें करते हैं कि हम कहते हैं कि मुंह में मास्क लगा के आइए। ठीक है, आप जब इस बात को कहते हैं तो आपके कार्यकर्ता उस रैली में शामिल होते हैं। आप उनको इस बात की जिम्मेदारी दीजिए ना कि जो भीड़ आ रही है उसको मास्क दें, उसको मास्क बांटे, 2 गज की दूरी का डिस्टेंस मेंटेन करवाइए। तो ये कुछ नहीं करवाते हैं और कहते हैं कि हम केवल इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पूरी जनता देती है, पूरा देश देता है। सिर्फ रैलियां एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए अगर कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलेगा तो इस बात पे जब कभी इसकी चर्चा करी जाएगी या इसका खुलासा होगा, इसकी जांच करी जाएगी, तो देखिएगा इसमें रैली एक महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण अपना अभिनय निभा रही होगी। मुस्कान, बिल्कुल अनुज, हमारे साथ मकसूद खान जी नेता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। मकसूद जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी शुक्रिया। फिलहाल मकसूद जी, जिस तरीके से ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है, हम सरकार की तैयारियों पर बात कर रहे हैं और सरकार की और पूरे विपक्ष की, तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो लापरवाही देखने को मिल रही है, बात उसकी भी हो रही है। मैं आपसे सीधा पॉलिटिकल ही अगर पूछूं तो कल कांग्रेस की भी रैली हुई। कांग्रेस लगातार सरकार को चेता रही है कि आप सरकार जो है वो पूरे तरीके से इसका पालन करे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और लोगों को जागरूक करें, तमाम चीजें कांग्रेस कह रही है। लेकिन कल जब कांग्रेस की रैली हुई उत्तर प्रदेश में अमेठी में, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं दिखा। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने कोई चीज तक ये अफसोस की है कि ओमिक्रॉन सरकार को वजह ही पता है कि सरकार इस पे क्या रवैया अख्तियार कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खतरा हमारे सर पे आ चुका है। अब सरकार ने जैसे कोई गाइडलाइन जनता के लिए नहीं करी है कि हम तीसरी लहर हमारे सर पे खड़ी है, तो रैलियां तो लगातार राजनीतिक पार्टी कर रही है, तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन उसमें अगर सरकार की कोई गाइडलाइन होगी कि यहाँ भीड़ नहीं करनी है, रैली पे पाबंदी लगेगी, क्योंकि सरकार को तो पिछली बार भी आपने देखा होगा कि यूपी पंचायत इलेक्शन हुए, सरकार ने इलेक्शन कराए, कोरोना में वो की जाने गई थी। सरकार तो इलेक्शन की सरकार है ये, और खुद सरकार की अलग अलग डेली 10 रैलियां हो रही हैं, तो इसीलिए सरकार दूसरों की रैलियां तो कैसे रोकेगी जब खुद रैलियां कर रही है। तो सरकार को इस पे चाहिए कि कल भी 264 मौतें हुई हैं, कि इस पे गाइडलाइन जारी करें। ठीक है मकसूद जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से तकनीकी कमी को सही करने की कोशिश करेंगे, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। पाठक साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें।
अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए गाइडलाइन सरकार ने वही है। अभी आप बाहर के भी विशेषज्ञ को देखिए, एज सच ये कुछ नहीं कहा गया रिसर्च में, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या दिया जाए। गाइडलाइंस में वही है कि आप अगर रैली कर रहे हैं तो सख्ती से मास्क पहनवाइए, सबको 2 गज दूरी का मेंटेन करवाइए, और जो जा भी रहे हैं ये नहीं कि आए तो मास्क लगा के आए, फिर बैठे हुए हैं तो मास्क उतार दिए। आपके वहां पे कार्यकर्ता बैठे पड़े हैं रैली में, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की रैली हो, कांग्रेस की, चाहे कोई भी पार्टी की हो, आपके कार्यकर्ता वहां पे रहते हैं भीड़ को नियंत्रित और मेंटेन करने के लिए। लाइन बाय लाइन आप सख्ती से पालन करवाओ सबको, लेकिन ये कोई भी नहीं करवा रही है। और जो आम जन है वो भी इसमें भागीदारी नहीं हो रही है। अब देखिए कि मैं बार बार वही कह रहा हूं ना कि हर एक पार्टी अगर अनाउंस करे अपने मंच से और कहे हाथ जोड़ के, तो उसका एक अलग प्रभाव आएगा, और अगर सख्ती से ये किया जाएगा। दूसरी बात, जैसे कि अनुज भाई बोल रहे थे कि इस पे कोई मतलब अभी यही नहीं हुआ है, वो तो हु का भी ये है कि ये स्प्रेड जो है डेल्टा से दुगुनी गति से हो रहा है, लेकिन अभी कुछ इसके बारे में कोई खासा रिसर्च जो आया हो कि ये मेडिसिन कारगर हो सकती है, या ये जो नया वैक्सीन का ये है यूज करने से ये होगा। अभी हर एक वैज्ञानिक, देश के वैज्ञानिक इस रिसर्च करने में ही लगे हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्टी को, अगर बीजेपी को स्वतः संज्ञान लेके अगर अभी मतलब 1 महीने के लिए रैली को बंद कर दिया जाए और फिर स्थिति को भांप कर फिर से शुरुआत चुनावी मोड में आना चाहिए, तो यह बहुत बड़ा मतलब एक कदम होगा जिससे कि हम ओमिक्रॉन को फैलने से रोक सकेंगे। और अगर बीजेपी इस पे नक्शे कदम पे शुरू कर दे तो मेरे को लगता है कि देखते हुए दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी आखिर आ ही जाएगी, क्योंकि फिर लेकिन उनपे जिस दबाव आ तरीके से आपने जाएगा कहा, ये जनता की बहुत वाजिब तरफ बात से। है पाठक और साहब कि बीजेपी को ही पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार पहल करेगी तो शायद बाकी की पार्टियां भी समझ सकें। लेकिन अभी खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, उनके शिलान्यास, उद्घाटन इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चलते रहेंगे जब तक आचार संहिता नहीं लागू होगी। ठीक है, हाँ ये बात सही है, ये आई है, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। वो अगर कुछ जगहों पे वो मास्क लगाए दिखते हैं, ऐसा एकदम से कह देना कि नहीं वो भी मास्क नहीं पहनते, ये बहुत ही मतलब गलत संदेश जाएगा। मास्क लगाए रहते हैं, हाँ, जहां पे जब वो उद्बोधन देते हैं तब तो मास्क नहीं रहता है। ये थोड़ा बीजेपी को भी बचना पड़ेगा। अगर इन चुनाव में इसका दुष्परिणाम ओमिक्रॉन का अगर देखने से बचते हैं, यूपी हो चाहे कोई भी राज्य हो, तो उनको देखिए उद्बोधन होता है तो नहीं लगाया जाता है। आप अपनी पार्टी के बोलिए ना, राहुल गांधी जी भी जब जाते हैं भीड़ में तो मास्क नहीं लगाए जाते हैं। यह हर एक पार्टी का है, केवल आप एक पार्टी पे उंगली नहीं उठा सकते। राहुल गांधी मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक पार्टी के लोग अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। ठीक है, मैं कि लौटूंगी जहाँ आप पे दोनों के आप पास, भीड़ मैं को लौटूंगी इकट्ठा आप दोनों के करते हैं, पास। वहाँ अनुज, पे सबसे आप पहले मैं खुद आपके ही पास आना चाहूंगी। कोविड पूरे मुद्दे प्रोटोकॉल पर का आपका पालन आखिरी नहीं कमेंट करते चाहूंगी, हैं। मात्र 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। उत्तर प्रदेश के हालात। क्षमा चाहूंगा मुस्कान जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आवाज मिल पा रही है आपको अनुज? जी बिल्कुल, अब मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जो भी कोरोना की और रैलियों के हालात हैं उस पर आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी, मात्र 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए ओमिक्रॉन बिल्कुल हमारे देश के अंदर आ गया है, देश के साथ साथ प्रदेश के अंदर आ गया है। और कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। अगर ये बम फूटा, ओमिक्रॉन नामक उत्तर प्रदेश में बम फूटा, तो इसको संभालना प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफी कारीगर और लोग काम करने के लिए बाहरी दूसरे देश में, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, बम्बई में जाते हैं, गोवा में जाते हैं। इस तरह से वो स्प्रेड होगा। और सबसे बड़ी जरूरत है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा समझ चाहूंगा जो विधानसभा चुनाव होने वाले, उसको देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए कहीं ना कहीं इस गतिविधियों पर एक लगाम लगानी चाहिए। और अगर इस तरह की रैलियां करी जा रही हैं तो उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा नियम करवाना चाहिए। समाज, जो राजनीतिक पार्टियां, उनके कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित करें कि जो जनता आ रही है वो पूरी प्रॉपरली मास्क लगा के आए। और वैक्सीनेशन के लिए भी उनको बहुत ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर ये कोरोना ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश के अंदर आया तो इसको संभालना देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं अब आपके पास आना चाहूंगी पाठक साहब, आप अपनी बात पूरी करें।
मुस्कान जी, मैं बोल रहा था कि इसमें एक राजनीतिक पार्टी को हम वो नहीं कह सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ठीक है प्रधानमंत्री जी नहीं दिखे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में। अरे दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर वो नहीं दिखे तो आप करो ना, आपको किसने मना किया है कि भाई बीजेपी नहीं करवा रही है कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन, तो हम भी लेकिन नहीं पाठक साहब करवाएंगे। चाहे कोई भी आपको हो, किसी देखिए आप अभी बात जनता की हो रही है, अभी बात देश की हो रही है, मैं इसीलिए बार बार ये बात कह रही हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हर अगर आम जनता को जरूरत है कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की, तो फिर पार्टियों को भी तो है ना। पर वही तो कह रहा हूं कि पार्टियों को भी है, लेकिन पार्टी में कौन आते हैं? आम जन आते हैं, आम नागरिक उसके कार्यकर्ता बनते हैं और आम नागरिक भीड़ में आते हैं भाषण सुनने और उनको वोट देते। तो यह जिम्मेदार अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर ले, वो हर एक नेता मास्क लगाए दिखे, जब वो उद्बोधन करने के लिए आए तभी वो अपना मास्क उतारे, क्योंकि आपको हर कोई पहचानता है कि ये योगी जी हैं, ये मोदी जी हैं, ये राहुल गांधी है, ये केजरीवाल है और ये सपा का अखिलेश यादव जी हैं। आप जब उद्बोधन दे तो मास्क हटाएं, तो उससे एक और पॉजिटिव संकेत जाएगा और बाकी के लोग भी पहनेंगे। दूसरी बात, बार बार वही कहता हूं कि इसमें आम जन, आम लोगों का भागीदारी बहुत ही मतलब जरूरी है। जैसे कि अनुज जी ने भी कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, मैंने शुरू में ही कहा कि यूपी में वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा देश में हुई है, लेकिन वैक्सीन बर्बाद भी हो रहा है। अब राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेश है, अगर तो वहां पे क्यों वो तीसरे नंबर पे वैक्सीन की बर्बादी पे आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वहां तो चुनाव भी नहीं है, वहां के गवर्नमेंट ऐसी क्यों मतलब शिथिल क्यों पड़ी हुई है? क्यों नहीं? हाँ, जैसे यूपी नंबर 1 हो गया वैक्सीन लगाने के मामले में, 9 करोड़ से भी ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग गया है। तो उसी तरीके से और उसमें वैक्सीनेशन में तेजी लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। चुनाव है, उस मुद्दे से थोड़ा निकल के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेजी करना पड़ेगा, जिससे कि ओमिक्रॉन के प्रभाव को कम किया जाए अगर फैल भी जाता है तो। ओके, थैंक यू। ये प्रभाव कम करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन यही तो समस्या है ना। मैं आपसे बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जानना चाहूंगी कि सरकार को क्या वो कदम उठाने चाहिए, सरकार के लिए आप क्या कहेंगे, और विपक्ष की भूमिका में विपक्ष को क्या करना चाहिए, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। अगर ये सरकार अपने स्तर पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार उस पे पैनी निगाहें रखी हुई है, साथ ही प्रधानमंत्री जी भी बैठक ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं रहती है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबकी यह एक रणनीति होनी चाहिए। और जिस तरीके से सरकार आह्वान कर रही है कि आप कोविड के नियम को सख्ती से पालन कराएं, तो जनता को भी आगे आना चाहिए। और अभी के समय के लिए इवन केंद्र सरकार जहां भी रैलियां कर रही है जाके, मतलब जहां भी चुनाव होने हैं, उनमें अगर वो अपने आप में एक ये कर ले कि 15 से 20 दिन या महीने भर तक के लिए हम चुनावी रैली पे रोक लगा दें, तो मेरे को लगता है कि बहुत हद तक हम इस ओमिक्रॉन के मतलब फैलने की जो रेट है उसको हम रोक देंगे। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि जो भी वेरिएंट आए हैं उनका प्रभाव, जो डेडली प्रभाव, जो मतलब बहुत ही खतरनाक प्रभाव रहा है, वो महीने 2 महीने रहे हैं। अगर अभी जो शुरुआती दौर में अगर हम इसको रोकने से मतलब सफल हो जाएं, तो हमें वो स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां को ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार कोई गाइडलाइंस नहीं तैयार की। ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि आप मास्क लगाएं, कोविड नियमों का पालन करें। अगर चुनावी रैली में है तो आप यह सुनिश्चित करें कि बिना मास्क के एक दिन बंदा वहां पे ना बैठा हो। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो आप मास्क की उपलब्धता करवाएं। और जरूरी क्या है कि आप चुनावी रैली करें, आप सभी आपस में सामंजस्य बनाए, सभी एक तरीके से जनता को आप कितने दिनों से रैली करके आपने अपना उद्बोधन देके उस चुनावी मोड में ला ही दिया है। अब कम से कम 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए रैली को। जब चुनावी मतलब डेट अनाउंस होंगे तो आप फिर से शुरू करिएगा। तब तक इसके प्रभाव को भी मतलब हम निरस्त कर सकते हैं। एकदम खत्म तो नहीं होगा, लेकिन उसके प्रभाव को थोड़ी बहुत इससे मतलब फैलने से जो जैसे दुगुनी तिगुनी गति से ये फैलेगा उसको हम रोक देंगे। ठीक है पाठक साहब, मेरे साथ मकसूद खान जी भी नेता कांग्रेस से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मकसूद जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
नहीं रही इसमें। जी मकसूद जी, फिलहाल देखिए वही पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें हम, राजनीतिक रैलियां जो हो रही है, आप पहले ये कह रहे थे कि सरकार बीजेपी जो है वो राजनीतिक रैलियां, पॉलिटिकल चुनावी रैलियां कर रही है, लेकिन रैली तो कल कांग्रेस की भी हुई ना अमेठी में, जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो उनकी रैली पे भी नहीं दिखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसके बेसिक्स पे जाइए आप। ये वेरिएंट आ रहा है बाहर से, ठीक है, लगातार जब भी हमने पहले रिजल्ट जो देखे थे सारे बाहर से लोग आए थे, कोई जिम्बाब्वे से आया था, कोई कहीं से, तो सरकार पहले तो फ्लाइट पे पाबंदी लगाए, क्योंकि हम इसको इम्पोर्ट करके क्यों ला रहे हैं, ये सरकारी कांग्रेस तो करेगी नहीं, ये तो भाजपा सरकार करेगी। तो पहले तो उसको हम क्या करते हैं कि हम एक चीज को अपने घर में दाखिल कर लेते हैं, फिर हम उससे उस पर जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी लापरवाहियां होती हैं। तो सरकार का ये, सरकार आज ही घोषणा कर दे कि रैलियां नहीं होंगी, 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, तो ना कांग्रेस रैली कर पाएगी, ना कोई दूसरी पार्टी रैली कर पाएगी, तो ये तो सरकार करेगी ना, ये कांग्रेस नहीं करेगी। और जब भाजपा सारी इतनी बड़ी बड़ी 10 जगह रैलियां कर रही है, तो कांग्रेस भी रैली कर रही है, क्योंकि चुनाव तो सबको लड़ना ही है। अब भाजपा तो जैसे पंचायतों में अभी कोरोना फैला और उसके बाद जो लापरवाही दिखी, तो ये सरकार का, मैं कहने का मतलब ये है कि गाइडलाइंस का मतलब ये है कि सरकार सख्ती से इस पे लोगों को रोके, उस पर कदम उठाए, फ्लाइट्स बंद करे, रैलियां खत्म, मतलब इस पर पाबंदियां लगाए, वो सारे कदम उठाए जो जरूर के बाद। मकसूद जी तो क्या हो जाएगा, सरकार ने पाबंदियां नहीं लगाई तो आप पहल कर दें। देखिए कांग्रेस ने तो पहले भी, राहुल गांधी जी ने पहले भी सरकार को सचेत किया था, पहले भी जहां पहल कर रहे हैं कांग्रेस, तो रैली मुश्किल से कहा 2 रैलियां कांग्रेस बहुत कर रही है, वो भी टाइम गैप में। भाजपा इतनी रैलियां तो कांग्रेस कर भी नहीं रही है, आप देखें। लेकिन ये क्या है, ये पहले बिल्कुल राहुल गांधी से पहले आपने देखा होगा कि पहले जब दूसरी लहर आई तो उस टाइम भी सरकार को सताया था, पहली लहर में भी सरकार को सताया था। सरकार सचेत ही नहीं होना चाहती, सरकार एक तरह से मुसीबत को दावत दे रही है जनता पे फिर से। सरकार चाहिए कि जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार जो है प्रोएक्टिव दिखे इसमें। आने वाला टाइम जैसे लास्ट टाइम हुआ था, फिर एकदम से जब चीजें बढ़ जाएंगी और उस टाइम जो अफरा तफरी होगी, तो वो हालात देश को ना झेलने पड़े, उस पर सरकार चाहिए कि उस प्रोएक्टिव दिखे, वो पाबंदियां लोगों पर आयद करे, पाबंदियां लगाए, जिससे कि हम जो भारी नुकसान जो लोगों की जान माल का जिसमें होता है उससे बच सकें। ये बेसिक पहले करने की जरूरत है। बाकी पाबंदी रैली नहीं करेगी ना कोई पार्टी रैली कर पाएगी। पाठक साहब बहुत हंस रहे हैं आपकी बातों पर, उनसे मैं जानना चाहूंगी उनकी प्रतिक्रिया। मैं मुस्कान जी बोलना चाह रहा हूं कि आप सरकार की क्यों बात कर रहे हैं। बीजेपी ठीक है, बीजेपी अगर रैली करेगी तो जनता में जाएगा कि बीजेपी चुनाव भी रैली करके ओमिक्रॉन को फैला रही है। आपकी सरकार पंजाब में है, आपकी सरकार राजस्थान में, पंजाब में आप अपनी रैली ना करें। मुख्यमंत्री चन्नी साहब तो आए दिन रैली देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद सिद्धू रैली कर रहा है, प्रियंका गांधी जी अभी गोवा गई थी और वहां पे डांस कर रही थी। आखिर क्यों कर रही थी, वो भी बिना मास्क के। कभी मकसूद साहब ने बोला, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी मास्क लगाए नहीं थे, और प्रियंका गांधी जी भी डांस कर रही। मैं पाठक साहब आपका पूरे मसले पर आखिरी कमेंट चाहूंगी मात्र 30 सेकंड में, क्योंकि समय की भी कमी। देखिए मुस्कान जी, मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार हो या आम जनता, सरकार ने गाइडलाइंस पहले से ही दे रखी है आम जनता को अपने बचाव के लिए। क्योंकि जब अगर मुझे ओमिक्रॉन हो जाएगा तो ना कोई सरकार बचा सकती, ना डॉक्टर को बचाते हैं, क्योंकि इसका कोई दवाई नहीं आया है। हमें सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन खुद करना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि अगर ये चुनावी रैली को अगले 15 दिनों के लिए रोक दे, बीजेपी स्टैंड ले और बाकी की नहीं करती है तो उस पर सख्ती से नियम करवाए, तो इस ओमिक्रॉन के प्रभाव को हम कहीं हद तक रोक सकते हैं फैलने से। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल फ्लाइट पे 1 वर्ष का और प्रतिबंध लगा जाए, जिस देश के साथ अभी चल भी रहा है। ठीक है, मकसूद खान जी आपके पास भी मैं आना चाहूंगी, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी पूरे मसले पर। आपको समय भी नहीं दे पाई थी, आप अपनी बात भी रखें। मकसूद खान जी आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए संपर्क उनसे टूट गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद खान जी, खेमचंद शर्मा जी और सर्वेश्वर पाठक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल लेकिन जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और टेंशन लगातार इस वेरिएंट ने बढ़ा दी है, इसी वजह से अब सरकारों को चाहिए कि जल्द से जल्द डिसीजन जो है वो लिया जाए और समय रहते ही अगर ओमिक्रॉन को रोका जाए तो शायद हम तीसरी लहर से बच सकते हैं, वरना एक बार फिर से वही लहर देखने को मिलेगी जो दूसरी लहर में हमें चीजें देखने को मिली थी। उससे बचने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को एकजुट होकर काम करना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।